एक बार पुनः स्वागत है तुम्हारा। और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आ जाओ सब। हाँ, एक चीज़ और यार, तुम कॉपी पेन निकालो अपनी अपनी, ठीक है, उसमें लिखना है, ठीक है। तो कल 12th का क्लास 12th का चैप्टर चल रहा था हमारा विलयन, ठीक है। चैप्टर कौन सा चला रखा था? विलयन चला रखा था। और विलयन में भी इकाइयाँ चला रखी थी। इकाइयों पे हमने मोल अंश पे छोड़ा था। कहाँ पे छोड़ा था? मोल अंश पे छोड़ा था। यहीं से ही आगे चलेंगे, पहले थोड़ा सा इसको देखेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। मोल अंश में मैंने बताया था कि जो विलयन है, कौन है? विलयन। विलयन में दो चीज थी। कितनी चीज थी? दो। एक था विलेय और एक था विलायक। कौन कौन था? एक था विलेय और एक था विलायक। दो थे, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो थी। अगर विलेय के मोल को एक्स ए बी माने, क्या माने? एक्स बी माने, और विलायक के मोल को एक्स ए माने, तो विलयन में तो दोनों ही है। तो विलयन के टोटल मोल कौन कौन से हो गए? एक्स ए प्लस एक्स बी, ये विलयन के मोल हो गए, ठीक है। अब है मोल अंश की बारी। किसके मोल अंश? इसके मोल अंश और इसके मोल अंश, ठीक है। आगे चलो, इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रिक्शन। तो निकाले मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट। पहले सॉल्यूट के निकालेंगे, पहले किसके निकालेंगे? सॉल्यूट के निकालेंगे। तो मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा एक्स बी, बी तो माना था, ठीक है, एक्स बी एक्स ए प्लस एक्स बी, विलयन के। मतलब विलेय के मोल और विलयन के मोल दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो किसके मोल अंश प्राप्त हो जाते हैं? किसके मोल अंश प्राप्त हो जाते हैं? सॉल्यूट के मोल अंश प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी सुनो, ऐसे ही मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट वही एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी, दोनों हो गए। ऐसे ही सबके जितने भी, अब ये तो था बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा था? बाइनरी सॉल्यूशन था ये वाला। था ये वाला कौन सा सॉल्यूशन था? बाइनरी सॉल्यूशन। दो थे। अगर मल्टीपल सॉल्यूशन होता तो प्रत्येक के मोल उससे निकाले जा सकते थे, चाहे वो सॉल्वेंट ज्यादा हो या सॉल्यूट ज्यादा हो, अलग अलग। अब नीचे जैसे यहाँ 5 होते, 5 सॉल्यूट ले रखे होते किसी भी सॉल्वेंट में, तो पांचों के मोल आते और साथ में सॉल्वेंट का मोल आता, और एक सिंगल किसी एक का ले लेते, ऐसे चलते, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कल नहीं लिखा हो तो। अब नई बात बताएंगे तुम्हारे लिए, हटा दूं? तो नई बात है मोलरता। मोलरता, मोलैरिटी, 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 मोलरता। मोलरता, मोलरता, मोलैरिटी। अब पहले तो डेफिनेशन की बात करें। किसी विलयन में, विलयन के
100 ml में, किस में लेना है 100 ml। विलयन किस में चलेगा, इसमें लिक्विड में चलेगा, ठीक है। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। किसके मोल, विलेय के मोल, किसमें, विलयन में, ठीक है। तो मोलरता बराबर क्या रहेगा, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, किसमें, लीटर में। विलयन का आयतन किसमें लेना है, लीटर, तब निकल के आएगी मोलरता, ठीक है। दोबारा सुनो, मोलरता, मोलरिटी किसी विलयन के 100 ml में, प्रति 100 ml में या 100 ml में, प्रति 100 ml कह लो या 100 ml कह लो, में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, मतलब ये अपने उसमें लीटर में लिया जाएगा, ठीक है। कोई भी सवाल ले सकते हैं या कुछ भी लिया। हाँ तो भाई सुनो दोबारा से, कि जो मोलरता है उसके जो विलेय रहेंगे उसके तो मोल ले लिए जाएंगे, ठीक है। और विलयन का जो आयतन रहेगा वो लीटर में लेना पड़ेगा तुमको। किस में लेंगे, लीटर में लेंगे आयतन को। जैसे 1 लीटर पानी है, उसमें तुमने कोई घोला कोई चीज, तो उसके कितने मोल घोले जा रहे हैं, उसके कितने मोल घोले जा, जैसे नमक घोला है या कुछ और घोला है, तो उसके कितने मोल उसमें घोले गए, वो है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, हटाओ इसे, चलो। आगे है मोललता। आगे क्या है, मोललता, मोलैलिटी, 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 मोललता, ठीक है। मोलैलिटी, मोललता। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, मोलरता में तो विलयन ले रहे थे लीटर में, ठीक है। अब जो मोलैलिटी रहेगी, मोललता रहेगी, उसमें विलायक को लेंगे किसमें, किलोग्राम। विलायक का क्या रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, किलोग्राम रहेगा, ठीक है। लिखो, किसी विलयन में उपस्थित प्रति 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या, केजी भी लिया जा सकता था, मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। तो मोललता स्मॉल m, वो जो मोलरता थी वो तो कैपिटल M, ठीक है। उसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल M से, और मोललता को करेंगे स्मॉल m से। विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार kg,
या विलायक को लेंगे केजी में। उसका द्रव्यमान बोल सकते हैं, भार बोल सकते हैं, जो किस में लिया जाएगा केजी। मतलब ये किलोग्राम में रहेगा और उसमें लीटर में था, वहाँ बिलियन था, यहाँ पे विलायक है। दो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। मोललता में सीधी सीधी दो चीज़ें ध्यान रखनी है। ये एक तो ये स्मॉल एम से है, ये किससे है, स्मॉल एम से। मोलरता कैपिटल एम से थी, मोलरता किससे थी, कैपिटल एम से। ये है स्मॉल एम से। मोलरता में तो नीचे बिलियन था, कौन था, बिलियन था, वो भी किसमें, लीटर में, वो भी किसमें, लीटर में। लेकिन यहाँ विलायक है, वो भी किसमें, केजी में, वो भी किसमें, केजी में, ठीक है। हटा हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तुम्हारी सांद्रता की इकाइयां तो हुई थी अब कंप्लीट, ठीक है। अब आगे शुरुआत करते हैं नई चीज से, और नई चीज है विलेयता। क्या, विलेयता, सॉल्युबिलिटी, 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 विलेयता। कि कोई भी विलयन है, कोई भी क्या है, विलयन है। जब कोई भी विलयन में किसी चीज को घोला जाता है तो अधिकतम लिमिट तक जब वो घुलेगी, मतलब अधिकतम लिमिट उसकी, मतलब निश्चित आयतन ले लिया, जैसे पानी ले लिया और पानी का निश्चित आयतन ले रखा है तुमने, ठीक है, निश्चित आयतन 1 लीटर ले रखा है फिक्स, और जो टेम्परेचर है और दाब है वो भी समान है, तुम उसमें चीनी घोलने लगे। क्या घोलने लगे, चीनी घोलने लगे। तो तुम जानते हैं कि जो चीनी जब घोला जाती है तो रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, ऊष्मा शोषी रिएक्शन होती है। मतलब चीनी तापमान को क्या करती है, घटा देती है। क्या करती है, तापमान को घटा देती है। अब जब चीनी तापमान को कम करते हुए लाएगी तो एक लिमिट में कम करेगी, एक लिमिट में तापमान को कम करेगी, और अधिकतम चीनी की मात्रा जितनी घुल सकती थी उतनी ही उसमें घुल पाएगी, ज़्यादा नहीं घुलेगी। ज़्यादा घोलना चाहेंगे तो तुमको पानी को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। अब अधिकतम मात्रा जितनी घुलने तक की मात्रा थी वही क्या है, इसकी विलेयता है। मतलब किसी भी विलायक की अधिकतम मात्रा तक घोला जा सके उसको विलायक में, विलेय को, उसकी क्या रहेगी, वो विलेयता रहेगी। एक बात, अब विलेयता के हिसाब से जो विलयन है, विलेयता के हिसाब से जो विलयन है वो भी दो तरह के हो जाते हैं। एक हो जाता है संतृप्त और एक हो जाता है असंतृप्त। एक हो जाता है संतृप्त और एक हो जाता है असंतृप्त। मतलब सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब एक अच्छा वाला उदाहरण देता हूं तुम्हारे लिए। जैसे तुम बफर में गई, कहाँ गए, बफर में खाना खाने गई, ठीक है। तुमने ये देखा होगा बफर में बहुत सारे लगे होते हैं, वो खाने की चीज़ें सब कुछ रखी होती है। तो तुम धकाधक खाने लगे, धकाधक खाने लगे, तो एक लिमिट ऐसा आएगा कि तुम्हारा जो पेट है वो पूरी तरह से फुल भर गया होगा, ठीक है। अगर अब कुछ भी उसमें डाला जाए तो वो क्या होगा, वो वॉमिटिंग के रूप में बाहर आ सकता है, मतलब वॉमिटिंग के रूप में बाहर निकल सकता है। तो वो वाली लिमिट, मतलब वो वाली फिक्स लिमिट के हाँ अब कुछ नहीं हो सकता इससे ज़्यादा, तो वो अधिकतम मात्रा जो है वही क्या है, विलेयता है। किसी भी विलायक के लिए वही विलेयता है। और तुम्हारा जो पेट था वो तो विलायक हो गया कि धकाधक खाते जा रहे हैं। अब जो जिसको डाल रहे थे भीतर वो क्या हो गया, वो हो गया विलेय हो गया। अब जब तुम्हारा पेट पूरी तरह से भर गया है तो इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, ज़्यादा नहीं खा सकते, तो वो क्या होगी, उसकी विलेयता होगी। मतलब वह विलेय की अधिकतम मात्रा जो विलयन में घोली जा सके वही क्या होती है, विलेयता कहलाती है, ठीक है। विलेयता के आधार पर दो तरह के विलयन होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त। अगर तुम्हारा पेट पूरी तरह भर गया है, ज़्यादा नहीं खा सकते, तो संतृप्त,
अब तृप्त हो गई, आत्मा बिल्कुल तृप्त हो गई, इससे ज्यादा पेट में नहीं जा सकता। ठीक है, असंतृप्त का मतलब है कि अभी और खा सकते हैं, असंतृप्त मतलब अभी थोड़ा बहुत और खा सकते हैं। तो ये दो चीजें थी। आगे चले, निश्चित ताप और दाब पर निश्चित ताप और दाब पर विलेय की वह मात्रा जो विलायक में अधिकतम घोली जा सके, उसे विलेयता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विलेयता। तो अधिकतम मात्रा जो घोली जा सके उसी को विलेयता कहते हैं। ठीक है, अब विलेयता के हिसाब से कितने तरह के विलयन बताए? दो तरह के। यदि विलायक में पूर्ण विलेयता के बाद प्राप्त विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। पूर्ण विलेयता समझ गए कि इससे ज्यादा अंदर नहीं घुलेगा। जैसे और सुन लो, जैसे तुम एक गिलास पानी लेके आए, ठीक है, मतलब आधा लीटर तुम्हारे पास 250 ml या आधा लीटर पानी है। पहले एक चम्मच डाला नमक का, उसको घोल दिया, फिर दूसरा चम्मच डाला, उसको घोल दिया, तीसरा चम्मच डाला, उसको घोल दिया। ऐसे ही घोलते गए तो एक लिमिट ऐसे आएगी जब जो पानी है वो कैसा हो जाए, कंसंट्रेटेड होने लग जाएगा और घुलना हो जाएगा उसमें बंद। तो वह अधिकतम मात्रा जहां तक उसमें घुलता गया वो तो है विलेयता। और जब घुलना बंद हो गई वो बन गया फिर संतृप्त विलयन। वो बन गया संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बन गया वो? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। अगर घोली जा सकती, पूर्ण नहीं हुआ है, घोल सकते हैं उसमें, तब रहेगा वो असंतृप्त विलयन। तब क्या रहेगा? असंतृप्त विलयन। घोली जा सकती थी तो असंतृप्त, नहीं घोली जा सकती तो संतृप्त। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लो पहले। हो गया? हटाओ। अब चलते हैं स्टेप्स पे। देखो, विलायक तो तुम्हारे वही लेके चलना है, एक ही। कौन सा विलायक लेके चलना है? वही द्रव ही, लिक्विड विलायक ही रहेगा। विलेय चेंज होते रहेंगे, विलायक तो एक ही रहेगा, विलेय चेंज होते रहेंगे। तो पहले है ठोसों की विलेयता। ठोसों की विलेयता पानी में घोल रही, मतलब लिक्विड में घोला जाता है। अब लिक्विड तो क्या हो गया इस जगह? विलायक हो गया। घोल किसके रही? ठोसों को घोलेंगे तो ठोस क्या हो गए? विलेय हो गए। ठीक है, ठोसों की विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ये भी ले सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो जो विलायक होते हैं
क्या होते हैं, जो विलायक होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। विलायक कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के। ध्रुवीय विलायक, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, और अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। 2 तरह के हो गए विलायक। कितनी तरह के हो गए, 2 तरह के, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर का मतलब समझ गए, मतलब आयनिक। पोलर का मतलब क्या होता है, आयनिक। जैसे H2O है, क्या है, H2O। H2O जो है ना पानी, ये सबसे अच्छा, मतलब बहुत अच्छा क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। और इसकी बात करें तो जो एल्कोहल है वो हो सकता है, बेंजीन है वो हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो हो सकती है, वो सब कुछ किस में रहेंगे, अध्रुवीय विलायक में। ठीक है, कैसे, इसमें आयन बन सकते हैं, H+ बन सकता है और OH- बन सकता है। तो आयनों के बनने की वजह से नॉर्मली देखा जाए तो जब आयन बन जाते हैं किसी भी उस पे, तो उसी को बोलते हैं क्या, ध्रुवीय। उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय बोला जाता है। अब विलायक तुम्हारे पास कितने हैं, ध्रुवीय विलायक है और एक अध्रुवीय विलायक है। हटाऊं इसे, लिख लेना थोड़ा सा। ठोसों की विलेयता के बारे में बात कर रहे थे, वही करेंगे। अब जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस, कौन से ठोस, आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। मतलब जो आयनिक ठोस होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं अच्छी तरह से। जैसे तुम्हारा सबसे अच्छा है NaCl है, सबसे अच्छा कौन है, NaCl है। वो बहुत अच्छी तरह से उसमें घुल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छी तरह से घुल जाता है। अब जो आयनिक विलायकों की जो घुलनशीलता है वो 2 चीजों पर निर्भर करती है। एक तो मतलब जिनकी जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा कम होती है वो जल्दी घुलते हैं। जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, तो फिर वो जल्दी घुलनशील हो जाते हैं। पहले ये आगे सुनो। अब ये हो गया। और जो अध्रुवीय है, जो सहसंयोजी ठोस होते हैं, कैसे सहसंयोजी ठोस होते हैं, तो वो अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं आयनिकों के अलावा। तथा अनायनिक ठोस अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। और जो अनायनिक ठोस जो होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ये थोड़ा सा देखो, ठीक है। जो जल की विलेयता है, अभी मैंने बताया था जल की विलेयता, वो 2 बातों पर निर्भर करती है। एक तो जो घुलने वाले हैं उनकी जलयोजन ऊर्जा तो कम होनी चाहिए, जलयोजन ऊर्जा तो अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तथा जालक ऊर्जा कम होनी चाहिए, कम
होनी चाहिए, तब वो कोई भी आयनिक ठोस है या कुछ भी है वो जल में आसानी से घुलनशील होगा। ये तो है लाला लैटिस एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? लैटिस एनर्जी, इंग्लिश में बोला जाए तो ये तो है लैटिस एनर्जी। और ये है हाइड्रो एडिशन एनर्जी, हाइड्रो एडिशन एनर्जी। ठीक है, दो तरह की एनर्जी है ये तो अधिक होगी, जैसे NaCl तुम घोलने लगे। ठीक है, हाँ तो भाई आ जाओ दोबारा दे। चलो यही दोबारा बताऊँ एक बार। पहला शब्द है इसमें आयनिक ठोस। आयनिक ठोसों का मतलब है कि जब आयन बनते हैं, मतलब NaCl देखा होगा तुमने कि NaCl एक तरह का क्या है? आयनिक ठोस। ये क्यों? इसमें आयन होते हैं Na+ और Cl-, दो तरह के आयन होते हैं। जिन ठोसों में आयन बन जाए उन्हीं को बोलते हैं आयनिक ठोस। सीधी बात बताई जाए। दूसरी बात ये, जो आयनिक ठोस होते हैं ना, उनमें आणविक आकर्षण बल, मतलब जो इंटर एटमिक फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आयनिक ठोस। फिर होती है ध्रुवीय विलायक। ये चीज़ अभी बताई थी। ध्रुवीय का मतलब ध्रुव बन जाना, मतलब आयन बन जाना। उसमें आयन जब आपस में जुड़ेंगे, तो आयन जब जुड़ जाएंगे तभी तो आयन इसके भी हैं और आयन इसके भी हैं, दोनों के आयन हैं, तभी तो घुलनशील रहेगा वो, तभी तो घुलनशील रहेगा। ठीक है, आगे सुनो। जैसे NaCl हो सकता है, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HNO3 हो सकते हैं, सब कैसे हैं? आयनिक ही। फिर है अनायनिक ठोस। अनायनिक ठोस का मतलब जिसमें आयन नहीं बने। और आयन नहीं बने कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कोयला है तुम्हारा, वो हो सकता है, पेट्रोलियम्स होते हैं, वो हो सकते हैं। ये सब कैसे? अनायनिक ठोस हैं। तो जितने भी अनायनिक ठोस होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में, जिनमें आयन नहीं बने, उनमें घुलनशील रहेंगे। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। आयन कहाँ बना? आयन तो बनेगा ही नहीं इसमें। एक CCl4 है, CCl4 है, उसमें भी नहीं है। तो ये सब कैसे होते हैं? अनायनिक विलायक होते हैं, जिनमें अनायनिक ठोस ही घुलनशील रहेंगे। अब बात आती है जल की विलेयता, जल योजन ऊर्जा तो अधिक रहेगी। मतलब किस पर निर्भर करेगी? जल योजन ऊर्जा पर निर्भर करेगी। जल योजन होता है जल से संयोग करने की जो क्षमता है, उसकी जो एनर्जी है, वो ही क्या है? जल योजन ऊर्जा है। ठीक है, जल योजन ऊर्जा क्या है? वो है। आगे है कि जालक ऊर्जा कम होनी चाहिए। जालक ऊर्जा का मतलब है, तुमने 7वीं क्लास में क्रिस्टल पढ़ी होंगी, क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टलीकरण पढ़ा होगा। क्रिस्टल जो होते हैं वो अपने आप में जालक ही होते हैं। क्या होते हैं? वो अपने आप में जालक होते हैं। मतलब जब किसी भी साल्ट से उसके जो पानी के अणु थे उसको हटाया जाए, तो पानी के अणु को हटाने के बाद क्रिस्टल बन जाते हैं उसको, और क्रिस्टल ही अपने आप में क्या होते हैं? जालक होते हैं। तो उनकी जो एनर्जी है वही क्या है? जालक ऊर्जा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे कल बताएंगे। हाँ, एक बात और, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।